अप्रैल महीना ख़त्म होने को आ गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं क्योंकि पिछले महीने जो हमने क्लोजिंग देखा निफ्टी का बहुत ही मार्जिनल पॉजिटिव था। ओपन टू क्लोज अगर देखेंगे, ओपनिंग ऑफ द मंथ, क्लोजिंग ऑफ द मंथ, ज़्यादा फर्क नहीं था और इनफैक्ट ओपनिंग टू क्लोजिंग शायद थोड़ा सा नीचे की तरफ था। सो उस हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं था कि बोले ठीक है वी गॉट अ पॉजिटिव क्लोज, बट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये महीने बाजार ऊपर की तरफ उठा है, 18,000 का जो आंकड़ा है उसको पार कर चुका है एंड इट इज़ अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेंथ। तो अभी हम लोग जब मंथली चार्ट देखते हैं तो जो 20 मंथ एवरेज है उसके ऊपर बाजार बहुत ही हिम्मत से खड़ा हुआ है। अब बात ये बनती है कि इस लेवल को पकड़ के आगे की तरफ चलता जाएगा क्या? सवाल और इसका जवाब, पिछले एक साल से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश 2 बार बाजार ने करी और दोनों मौक़ों पे चूक गया क्योंकि एक समय तक शायद प्रॉब्ली 1 मंथ, लास्ट टाइम शायद 1 मंथ के लिए उसके नीचे भी थोड़ा रहा होगा। इस बार उसके नीचे क्लोजिंग तो बिल्कुल नहीं आया और वापस हम उसके ऊपर हैं। तो द लेवल इज स्ट्रांग, इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक और जब तक टूटता नहीं है तब तक हम लोग को यही मानना पड़ेगा कि ये लेवल होल्ड कर रहा है और इस लेवल से बाजार ऊपर की तरफ वापस उछल सकता है, जो कि इस महीने भी हुआ है और आगे के महीनों में भी मेरे हिसाब से हो सकता है। अगर जब आप बाजार में निवेश करने की बातें करते हो और इसके बारे में सोच विचार करते हो, सबसे पहली एक चीज़ जो सबको शायद सीखनी पड़े, आसान नहीं है, और ये है कि न्यूज़ को डिस्काउंट करना। क्योंकि न्यूज़ हर समय अलग तरीके का आता है। तेज़ी के बाज़ार में उसका असर अलग होता है, मंदी के बाज़ार में उसका असर अलग होता है। और कुछ समय तक इसको हम लोग जब स्टडी करते हैं और इसके बारे में विचार करते हैं तो हमें जाके फिर समझ में आता है कि इसको किस तरह से पढ़ा जाए, कौन सा न्यूज़ आइटम ऐसा है जो जिसका इम्पैक्ट जो है लिमिटेड है और कौन सा न्यूज़ आइटम ऐसा है जिसका इम्पैक्ट मेजर हो सकता है, और उसमें भी डिस्काउंटिंग किस तरह हो रही है। तो छोटे कई ऐसे न्यूज़ आइटम्स होते हैं और इनको डिस्काउंट करना मैंने कब सीखा? मैंने तब सीखा जब इसको एलियट वेव एनालिसिस के साथ हम लोग देखते हैं, क्योंकि एलियट वेव्स में एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि है 5 वेव्स अप एंड 3 वेव्स डाउन। तो इसमें क्या होता है कि मैं अगर एक ब्लैंक स्लेट ले लूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो इसमें 5 वेव्स अप मतलब अगर लार्जर ट्रेंड मार्केट का ऊपर की तरफ का है, अगर तेजी का बाजार है, मार्केट मूव्स अप इन 5 वेव्स, मूव्स डाउन इन 3 वेव्स। ओके, और अगर लार्जर ट्रेंड बाजार का नीचे का है तो मार्केट मूव्स डाउन इन 5 वेव्स एंड मूव्स अप इन 3 वेव्स। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके ऑफकोर्स रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, बाकी जो मैं पूरे रूल्स एंड गाइडलाइंस यहाँ एक वीडियो के अंदर तो नहीं समझा सकता, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर को समझने से एटलीस्ट हम लोग न्यूज़ को डिस्काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टिपिकली जो शॉर्ट टर्म न्यूज़ आइटम्स हैं जो हर बार आते हैं और शॉर्ट टर्म में भी लोगों को डराते हैं, वो ये छोटे से ABC, हम लोग 3 वेव करेक्शन को ABC बोलते हैं, ये छोटे से ABC के अंदर C वेव में टिपिकली सुनने को आते हैं। तो इट कुड बी एनीथिंग, छोटा न्यूज़ आइटम हो सकता है कि भाई वो बॉर्डर पे किसी ने फायरिंग कर दी, इन्फोसिस का रिजल्ट ख़राब आया है, और किसी गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसी पे ऐसा कमेंट किया कि ऐसा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे टैक्सेस लग सकते हैं। ऐसे कई अलग अलग शॉर्ट टर्म न्यूज़ आइटम्स बोलते हैं हम इनको। ये ऐसे आइटम्स इस टाइम पे सुनने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा आइटम होता है जो इट इज़ ओनली स्पेक्यूलेटिव इन नेचर, कि कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हुआ हो, उसको बाजार लेके रिएक्ट कर जाता है और फिर इवेंचुअली बॉटम होके वापस जो नॉर्मल ट्रेंड है उस डायरेक्शन में निकल पड़ता है, और नॉर्मल ट्रेंड में निकलता है तो मीन्स अनदर 5 वेव्स अप। तो इस फेज में जब न्यूज़ फ्लो आता है तो हम लोग इसको यहाँ पे डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म न्यूज़ आइटम कोइंसाइडिंग विथ 3 वेव करेक्शन, और 3 वेव करेक्शन पे जब न्यूज़ आया तो हमें ये पता है कि हाँ इस न्यूज़ के बाद बाजार वापस घूमने वाला है 1 या 2 दिन के अंदर। उस पर ध्यान रखें और उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड न्यूज़। इवन इफ यू आर शॉर्ट, आई वुड यूज सच अ न्यूज़ आइटम इन अ वेव सी सेल ऑफ एज अ रीजन टू कवर माई शॉर्ट्स, कि भैया शॉर्ट किया था, लग रहा था नीचे आएगा, न्यूज़ फ्लो आया, बाजार एक दिन गिरा, इसको कवर कर लो। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट टर्म न्यूज़। ऐसे कई न्यूज़ आइटम्स आते जाते रहते हैं।
फिर एक मेजर न्यूज़ आइटम होता है जो कि मंदी के एक बाजार में आता है, और इस न्यूज़ आइटम का फिर अलग अलग ही असर है। इसका असर ऐसे होता है कि मेजर जब बेयर मार्केट्स होते हैं, लेट्स से इट्स इन अ लार्जर डाउन ट्रेंड, तो एक न्यूज़ आइटम उसको इफेक्ट करने लगती है। तो ये न्यूज़ आइटम कैसी होती है, अभी समझिए पिछले 2 साल में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो हर बार जब वो रेट बढ़ाता है, शायद यहाँ पे रेट बढ़ाया हो, बाजार वापस लुढ़कता जाता है और लुढ़कता जाता है, फिर बाउंस करता है, फिर वो रेट बढ़ाने की बातें करता है, फिर वापस बाजार लुढ़कता है। फिर एक ऐसा समय आता है जिसके बाद वो कुछ भी बोले तो बाजार पे वो असर ही नहीं हो रहा है, बाजार पे असर होना बंद हो जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ घूमने लगता है। तो जब हम देखते हैं कि असर ही नहीं हो रहा है या असर कम हो रहा है, तो उसको भी एक समझना, डिस्काउंट करना, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूज़, कि न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग बाजार को स्टडी करते हैं, समझते हैं कि उस पर किस तरह से हम लोग को उसको, उसमें हमें निवेश करना है, नहीं करना है, ट्रेड किस तरह लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि न्यूज़ फ्लो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्टिंग थिंग्स। अभी जिसे पिछले 1 साल की बात करें फिर से, सबसे बड़ा भी न्यूज़ फ्लो क्या चल रहा है कि यूएस में रिसेशन आएगा। दिस इज बिकम अ वेरी डिफिकल्ट वन, क्योंकि रिसेशन इज अ मेजर आइटम, इसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट और सिवियर हो सकता है। बट कहीं पे यूएस मार्केट जो है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में उन्होंने लो पॉइंट्स बना लिए। अक्टूबर में शायद S&P का लोएस्ट पॉइंट बन गया था, और दिसंबर में नैस्डैक ने प्रीवियस लो को रीटेस्ट किया बट तोड़ा नहीं। तो ये एक बार बॉटमिंग फेज जब बन गया, तो वहाँ से ग्लोबल मार्केट जो है रिकवरी कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। और इस रिकवरी में फिर जितने बार ये न्यूज़ आइटम आ रहा है कि भाई रिसेशन आ सकता है, बाजार गिरता है कुछ दिन, बट नए लो तक नहीं जाता है, इट डजंट मेक अ न्यू लो, इट स्टार्ट्स मेकिंग अ हायर बॉटम एंड मूव्स हायर अगेन। So there is something that is changing. The market is discounting the same news flow in a different way. तो ये मेजर न्यूज़ आइटम है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट हर दिन हमें ये न्यूज़ आइटम हमें हर दिन प्रेजेंट किया जा रहा है लोगों से जिनके बारे में हम लोग शायद पढ़े या सुन रहे हो, या फिर मीडिया से, क्योंकि मीडिया में हर दिन कोई ना कोई नया डेटा पॉइंट आता है, उस पर डिस्कशन होता है, और एंड में लोग यही बात करते हैं कि भाई रिसेशन आएगा कि नहीं और इसका क्या असर होगा। जैसे कि अभी बैंकिंग क्राइसिस हुआ, पिछले महीने हमने यूएस में बैंकिंग क्राइसिस देखा। अब ये बैंकिंग क्राइसिस का क्या ये मतलब है कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी? और ये बैंकिंग क्राइसिस एक पिछले बैंकिंग क्राइसिस के 10 साल बाद आ रही है। अभी कोई भी क्राइसिस जो है पिछले क्राइसिस है, स्पेशली जो बहुत ही रिसेंटली हुआ है, सेम टू सेम तो नहीं होता है। बहुत ही लंबा समय हो गया हो, 20-30 साल, उसके बाद ज़रूर ऐसा हो सकता है कि एक सिमिलर क्राइसिस हो, सिमिलर इवेंट हो, और उसको हम लोग उसी तरह से स्टडी करें। बट अगर हम लोग एक ही समय के अंदर 5 साल 10 साल के अंदर एक ही तरह का क्राइसिस स्टडी कर रहे हैं, तो वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि पिछले बैंकिंग क्राइसिस में बैंक्स को ऑलरेडी बेल आउट किया जा चुका है, उनको फंड्स दिए जा चुके हैं, मल्टीपल जो QEs किए गए यूएस फेडरल रिजर्व ने, उससे लॉट ऑफ रिजर्व्स जो फेड ने क्रिएट किए। वेयर डिड द मनी गो? द मनी वेंट इनटू द बैंक्स। तो बैंक्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ज़्यादातर बहुत ही अच्छी है। कुछ बैंक ज़रूर ट्रबल में हैं, अलग रीज़न से, ओके, वो अलग रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसीज, कई एक्सचेंजेस बंद हो गए, उस पर कुछ बैंक्स ने जो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर लिया था उनको हिट आ सकता है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम आया है डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉन्ड मार्केट, इसका असर हमने यूरोप में भी पिछले साल देखा था। यूरोप की इंश्योरेंस कंपनीज पे हिट आया था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़े तो बॉन्ड के प्राइसेस घट रहे हैं, और बॉन्ड के प्राइसेस घटने से जो नुकसान हुआ उसको उसकी जो भरपाई है वो कुछ लोग नहीं कर पाए। तो यूके में 2 इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा लेना पड़ा, और कुछ दूसरों ने शायद थोड़ा बहुत लिया हो, और वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। वैसा ही यूएस ने भी किया, एक विंडो खोल दिया, बोला भाई किसको जितने पैसे चाहिए अपने डिपॉजिट्स के लिए ले लो। डिपॉजिट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सब लोग अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ क्यों करेंगे? तो उसके बाद एक और अफवाह शुरू हुई है। मैं इसको अफवाह ही बोल रहा हूँ जब तक कि मैं सच में नहीं देखता हूँ। सच में हो सकता है ज़रूर, मैं सच ऐसा नहीं डिनाई कर रहा हूँ। और ये बात है कि यूएस, क्योंकि वहाँ पे रेट्स इतने लंबे समय तक कम थे, बैंकिंग सेक्टर में जो कॉस्ट्स हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ फंड्स, वो काफ़ी लो हो गया, क्योंकि उन्होंने जो अपने पैसे यूएस के बॉन्ड्स में लगाए, तो दे आर गेटिंग अ लोअर इंटरेस्ट रेट देन द करंट इंटरेस्ट रेट। तो अपना इंटरेस्ट रेट जो वो डिपॉजिट्स पे देते हैं वो उसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो बढ़ा नहीं रहे हैं, तो पैसा उनके पास ही पड़ा हुआ है। अब अच्छा, इतने सालों से पड़ा हुआ है, अभी तक विड्रॉ नहीं किया, बैंकिंग क्राइसिस आए तो ऐसी स्टोरी बनाई जा रही है कि लोग बैंक से पैसा निकालेंगे, मनी मार्केट फंड में डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का दर ज़्यादा मिल रहा है।
ये तो 6 महीने पहले भी सही था। तो 6 महीने पहले सबने बैंकिंग में से अपना पैसा क्यों नहीं निकाल लिया और बंद क्यों नहीं हो गए बैंक्स, आज ही क्यों हो रहा है? और क्योंकि एक बैंक में ऐसा हुआ कि लोगों ने विड्रॉ किया, तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो कि सब बैंक से ऐसा होगा, कारण अलग होंगे। तो ये जब इस तरह की बात मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज, आई कांट कॉल इट रूमर मॉन्गरिंग, बट आई कॉल इट कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स। जो चीज़ हुई नहीं है आप उस चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, और वैसा पैटर्न कहीं देखा भी नहीं जा रहा है बड़े तौर तक। और ये पैटर्न अभी क्यों इमर्ज होगा? इंटरेस्ट रेट्स तो 6-8 एक साल से बढ़ रहे हैं, ओके, और जब जब से बढ़ रहे हैं तब से बैंकिंग का जो रेट है वो कम ही है। तो 6 महीने पहले भी कम था, आज भी कम है। तो पैसे पहले क्यों नहीं विड्रॉ हुए? जस्ट बिकॉज सिलिकॉन वैली बैंक में विड्रॉल्स हुए हैं आप कह रहे हो कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में अब विड्रॉ होगा। इस बात से मैं नाराज हूं, इस बात से नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा इट इज लॉजिकल कि आप पैसा शिफ्ट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता और हो भी रहा है, बट किस एक्सटेंट तक होगा कि पूरी बैंकिंग सेक्टर बंद हो जाएगी? सो दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इज कंसर्निंग, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस रिलेटेड टू यूएस मार्केट्स। सो आई विल नॉट ट्राई टू एक्स्ट्रापोलेट, चलो ऐसा अगर हो सकता है दिखे तो। अभी अप्रैल का महीना खत्म हो गया, डेटा दिखाओ, अप्रैल के महीने में कितना पैसा गया बैंकिंग सेक्टर से, कितना फंड करना पड़ा फेडरल रिजर्व को। तो इन आंकड़ों को देखे बिना अगर हम लोग हिसाब लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है, जो कि हो नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को पैसे की ज़रूरत भी होती है। सबके पास करोड़ों रुपए नहीं पड़े जो एक बैंक से दूसरे बैंक में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, हटा सकें। मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, कई खर्चों के लिए पैसा बैंक में रहता है, एंड एवरीथिंग डजंट गेट विड्रॉन। So small deposits do not get withdrawn. It's the big deposits only that move. And big deposits usually form not more than 10% of a big bank. So it is not necessarily such a big problem. It can be for some banks. ऐसा नहीं कि 4 बैंक नहीं हो सकते हैं, but पूरा इंडस्ट्री नहीं हो सकता है. That is what I'm trying to highlight. So this was just one of the ways of extrapolation, जिस तरह न्यूज़, इवेंट्स, खबरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं। और नॉट नेसेसरी, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, पहले मैं भी सोच विचार में पड़ जाता था कि कई ऐसे खबरें निकलती हैं और फिर सही नहीं, सही रिजल्ट्स नहीं आते हैं उसके, और फिर आपने अगर उसको देख के पढ़ के कुछ अनुमान लगाया और कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए, तो आपके जो डिसीजंस है वो गलत हो जाते हैं। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, और ये पुराना है और शायद वो मानेंगे भी नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला था, बट मैंने पढ़ा लिखा हुआ है कि ECR है, जैसे इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और 99% उनके 90% शायद फोरकास्टिंग रिकॉर्ड है रिसेशंस के लिए। मैं 90 बोलूँगा, वो 100 मानते हैं, बट मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि एक बार मुझे याद है 2011 में उनके डेटा पॉइंट्स रिसेशन की तरफ पॉइंट कर रहे थे। अभी कई इंटरव्यूज़ में वो आके बोलने लगे कि हाँ ऐसा है, ऐसा हो सकता है। बाद में शायद बोलें कि नहीं, सब डेटा पॉइंट सही नहीं थे, एक आध था या दो थे। तो ऐसे तो बात नहीं बनती ना, आप अगर पब्लिक में आके ऐसी बात बोलोगे कि हमारे पास ऐसा इंडिकेटर है, नहीं 100% सही जाता है। बट एक बार ऐसा हुआ कि कई लोगों ने एंटिसिपेट किया था 2011 में कि यूएस वापस से दोबारा रिसेशन में जाएगा, और वो हुआ नहीं। एंड नाउ इन हाइंडसाइट वील से इट इज़ बिकॉज ऑफ QE2 और QE3 और समथिंग, बट वो नहीं हुआ। सिमिलरली यूरोप वाज सपोज टू शट डाउन एंड गेट इनटू ट्रबल। तो सबसे पहले ग्रीस में प्रॉब्लम्स हुई, ग्रीस को बेल आउट दे दिया गया, और बाकी फिर जो नेशंस हैं उनके भी डेट और भी ज़्यादा था, स्पेन का और इटली का तो उससे भी ज़्यादा था, फ्रांस वाज अमंग द टॉप, बट देन ऑल्सो यूरोप डिडंट गेट इनटू ट्रबल। द ग्रीक बेल आउट सॉर्ट ऑफ पुश्ड दैट प्रॉब्लम डाउन द ईयर्स। तो ग्रीस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि सब जितने उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे ओवरनाइट उन्होंने राइट ऑफ करके $2 बिलियन का लॉस आया, उसको ख़त्म कर दिया। तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि चलो अभी ग्रीस को वापस लाइन पे कैसे लाएं, तो उनको बोला भाई खर्चा कम करो। तो इस हिसाब से एक कंट्री बच गई, और फिर दूसरी कंट्रियां हैं उन्होंने भी कुछ हिसाब लगाया, और बाकी उन्होंने भी QE शुरू कर दिया यूएस की तरह। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन एंड समहाउ इट गेट्स सॉर्टेड। सो वी कैनॉट एक्स्ट्रापोलेट नेगेटिव न्यूज़ कंपाउंडेड इनटू द फ्यूचर। नाउ द मोस्ट नेगेटिव न्यूज़ फॉर अ यूएस रिसेशन इज दिस। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या लोग बोल रहे हैं। कह रहे कि बैंक्स इतनी घबरा गई हैं रिसेंट क्राइसिस से, और क्योंकि कुछ हद तक स्लो डाउन भी आया है, तो डर के मारे बैंक्स अब क्रेडिट नहीं देंगी या कम देंगी, लोन्स नहीं देंगी लोगों को, और लोन अगर एक्सपैंड नहीं होगा सिस्टम में
तो ग्रोथ कैसे आएगा, और ग्रोथ नहीं आएगा तो रिसेशन तो आना ही है। तो ये एक नैरेटिव बन गया, स्पेशली ये बैंकिंग क्राइसिस के बाद। बैंकिंग क्राइसिस के पहले लोग इस नैरेटिव से रिसेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। देवर अदर रीजंस कि इंटरेस्ट रेट का दर ज़्यादा है, अगर ये दर ज़्यादा रहेगा परसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हाई रेट्स के मारे शायद लेंडिंग हिट हो सकता है और कई जो बोरोअर्स हैं वो डिफॉल्ट हो सकते हैं। वो रीज़न था। अब वो रीज़न को छोड़ के अब ये रीज़न दिया जा रहा है कि क्रेडिट ही नहीं बढ़ेगा क्योंकि बैंक्स में प्रॉब्लम है, बैंक्स डर जाएंगे, लेंड नहीं करेंगे। तो आपने अभी रीज़न अपना बदल दिया, जबकि पीछे की तरफ जो कि बिगेस्ट रीज़न था लिक्विडिटी का, जो कि फेड इतने 10 साल से प्रोवाइड कर रहा है QE1 QE2 QE3, उसने पिछले अक्टूबर से शुरू किया, तब प्रोवाइड किया, दिसंबर में प्रोवाइड किया, जनवरी में ग्लोबल कई जगहों पे लिक्विडिटी इंजेक्शंस हुए हैं इंक्लूडिंग जापान एंड चाइना, तो वो एड अप हो गया। तो लोगों ने ग्लोबल लिक्विडिटी फैक्टर को गॉज करना शुरू किया और वो फैक्टर जो है उसने 80% जो लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो ऑलरेडी एड बैक हो चुकी है। तो इतनी लिक्विडिटी अगर दुनिया में है तो क्या वर्ल्ड वाइड मार्केट्स कोलैप्स हो जाएंगे या संभले रहेंगे? और अगर रिसेशन किसी तरह से आया है, इनफैक्ट कुछ हिसाब ऐसा भी हो सकता है कि आके चला गया, इट वॉज एन इन्फ्लेशनरी रिसेशन नॉट अ डिफ्लेशनरी रिसेशन। 2000 एंड 2008 ये दोनों जो रिसेशंस थे दे वर डिफ्लेशनरी रिसेशंस, मतलब जिसमें भाव कम हो रहे थे, कमोडिटी प्राइस साइकिल भी हिट हुआ और क्रेडिट और डेट जो है वो ज़्यादा था। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं था, इवन दो कमोडिटी प्राइसेस वर इन अ बुल मार्केट फ्रॉम 2000 टू 2008, इट डिड नॉट क्रिएट अ इन्फ्लेशनरी क्राइसिस। ऑयल वेंट फ्रॉम $8 to $135 विदाउट क्रिएटिंग एन इन्फ्लेशनरी क्राइसिस। तो आप अगर समझते हैं कि ऑयल के भाव के बढ़ने से ही इन्फ्लेशन आता है तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इस बार भी ऑयल का भाव नेगेटिव हो गया था, वहां से 125 आया, बट इस बार तो इन्फ्लेशन भर के भयंकर आया बिकॉज देवर अदर फैक्टर्स एट वर्क। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वॉज मिसिंग इन द प्रीवियस साइकिल, इस बार गवर्नमेंट स्पेंडिंग कोविड के पीछे काफी हुआ। तो रीजंस वर देयर व्हाई द एक्सेस मनी जो पैसा क्रिएट किया गया वो सर्कुलेट हुआ, तो इन्फ्लेशन हमने देखा। एंड देयर वर शॉर्टेजेस बिकॉज ऑफ कोविड, सप्लाई बॉटलनेक्स हैज बीन टॉक्ड अबाउट, बहुत बातें की गई हैं उसके बारे में। तो अलग अलग कारण हैं और इस बार जो रिसेशन आया था इट वॉज अ इन्फ्लेशनरी रिसेशन। और जो प्रीवियस डेफिनेशन था 2 quarters ऑफ नेगेटिव GDP ग्रोथ, ये पिछले साल आके जा चुका है, बट इसको हमने रिसेशन नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि फेड ने बोला कि नहीं 2 quarters तो है, पर जब तक NBER जो कि एक US गवर्नमेंट एजेंसी है वो जब तक नहीं बोलती कि रिसेशन है हम तब तक इसको रिसेशन नहीं मानेंगे। तो आपने डेफिनेशन चेंज कर दी, तो सडनली व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ रिसेशन इज नॉट अ रिसेशन एंड नाउ एवरीबडी इज फोरकास्टिंग अ रिसेशन। सो आई थिंक इट्स ट्रिकी। आई एम नॉट सेइंग दे कांट बी अ स्लो डाउन एंड दे कांट बी अ क्रेडिट प्रॉब्लम, बट व्हाट इफ इट टेक्स 12 months? तो 12 महीने तक क्या होगा? वही जो 2003 से 2008 के बीच में हुआ। यूएस के रिसेशन के बाद यूएस का ग्रोथ जो है बहुत ही वीक था 2003 से 2008 के बीच में। Emerging markets did extremely well, but the US did not. So even though interest rates were cut, it was simply moving up very, very, very slowly. और फिर पैसा कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट रेट तो काटे, पैसा कहीं तो जाना था, तो हाउसिंग मार्केट में चला गया एंड बिकेम अ हाउसिंग बबल। सब प्राइम क्राइसिस हो गया और उसका भी असर होने में मतलब असर तो हो गया था। वो घर ऑलरेडी, सब प्राइम क्राइसिस वॉज नोन इन 2005-06, ऑलरेडी वो घर बंद होके बाजू में पड़े हुए थे। नुकसान कितना है वो 2007 तक हमें पता नहीं चला, इनफैक्ट 2008 तक नहीं पता चला। 2007 में इसलिए मार्केट रोल ओवर हुआ क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ वाज नॉट देयर, मार्केट बढ़ के कहीं ऐसे हद तक चला गया था जहाँ पे ग्रोथ के बिना बढ़ता जा रहा था एंड देन इट रोल्ड ओवर। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन टुडे दैट इफ यू आर सेइंग ग्रोथ वोंट कम, मार्केट इज इंप्रूविंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। बट इवेंचुअली अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो लिक्विडिटी किस हद तक भाव बाजार को ऊपर ले जा सकती है? कहीं ना कहीं बाजार अटकेगा और फिर रोल ओवर कर जाएगा। बट ये अगर 6 महीने लग गए, जैसे पिछले बार तो कई साल लग गए, तो क्या? और उस समय में अगर डॉलर उस टाइम पे गिर रहा था तो ऑल इमर्जिंग मार्केट्स, कमोडिटी साइकिल, वो सब इन प्ले था, वो सब में लोगों ने पैसे कमाए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी अगर वैसा ही माहौल बन जाता है। क्योंकि डॉलर का भाव अगर आप देखोगे, जब से यूके का इंटरवेंशन हुआ पिछले सितंबर में, डॉलर इंडेक्स जो 120 के ऊपर, ऑलमोस्ट 120 तक पहुंचने वाला था, वहाँ से रिवर्स हो गया। और एक बार जो वो रिवर्स हो गया तो अब वहाँ से वहाँ तक वापस जाने की कोशिश की बट जा नहीं पाया। तो ब्रॉडली वी कैन से मे बी दैट द डॉलर बुल मार्केट दैट स्टार्टेड इन 2011 आई थिंक इज ओवर। इनफैक्ट आई हैड कॉल्ड इट ओवर इन 2017 ओनली कि 7 साल
9 साल, इनफैक्ट 9 years फ्रॉम 2008 to 2017 आई थॉट 9 years वर इनफ, क्योंकि लास्ट बुल मार्केट इन द डॉलर वाज 9 years. सो आई वाज जस्ट यूजिंग एन ओल्ड डेटा पॉइंट कि पिछले बार 9 साल था तो इस बार भी 9 साल है, तो 9 साल में हो गया होगा. 2021 में द डॉलर इंडेक्स वेंट अबव दैट लेवल. सो इट वेंट अबव. आई कंसिडर्ड इट एज अ बुल मार्केट फॉर सम टाइम कि भाई हो सकता है एक नई तेजी भी डॉलर में शायद कंटिन्यू हो रही है. बट द वे इट वेंट, इट जस्ट वेंट लाइक दिस एंड देन कोलैप्स्ड. It collapsed because central banks are intervening. They don't want such a strong dollar. उससे वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिट आता है क्योंकि सबका डेट जो है वो डॉलर में है. तो दैट यू डोंट वांट. एंड मोमेंट यू गॉट दैट स्लाइट यूके प्रॉब्लम, everybody did swaps, they provided liquidity and they took care of it and the dollar peaked. वो दिन है और आज का दिन है. 8 महीने हो गए सितंबर से अभी तक, और इन 6-8 महीनों में the dollar has not gone to a new high again. It has seen a retracement in between after falling, but again it has rolled over and it is falling right now. So I think the dollar has peaked and is in a bear market. So the environment is the same. US is weak, the dollar is weak, and that is sort of inflating emerging markets in the commodity cycle. अब commodity cycle भी currently बहुत ही weak है. बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देख रहे हम लोग across the board. Apart from maybe sugar prices, copper to some extent, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये कुछ सेक्टर्स में उसमें ज़्यादा डिमांड है, इसलिए कॉपर का भाव जो है बॉटम से थोड़ा ऊपर आ गया है. बट अगर हम सब बेस मेटल्स देखेंगे, जिंक से लेके एल्यूमिनियम, तो पिटे हुए हैं काफ़ी. वो साथ में कॉपर के साथ में बढ़ नहीं पा रहे हैं अभी भी. ऑयल का भाव भी पिटा हुआ है, वहाँ पे भी प्रोडक्शन ओवरहैंग है. सो इट्स नॉट अक्रॉस द बोर्ड, बट द डॉलर इज वीकनिंग, सो दैट डज प्रोवाइड सम सपोर्ट फॉर प्राइसेस टू गो अप, एंड दैट इज विजिबल इन गोल्ड एंड सिल्वर. तो गोल्ड एंड सिल्वर के भाव काफ़ी तेज हो गए डॉलर के गिरते हुए, एंड दैट इज इंडिकेटिंग एन इन्फ्लेशनरी साइकिल, बट वी आर नॉट सीइंग दैट इन अंडरलाइंग प्राइसेस, एंड दैट इज वाई इन्फ्लेशन रेट्स आर स्टिल कमिंग डाउन, विच इज वॉट द यूएस वॉन्ट. सो इन अ वे यूएस हैज़ बीन सक्सेसफुल. उनको आपको सलाम करना पड़ेगा, उन्होंने इन्फ्लेशन का दर जो है उसको कंट्रोल में ला चुके हैं, और लिमिटेड मार्केट इम्पैक्ट के साथ. So that is a big thing, and instead of giving credit, we are actually forcibly saying that नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो रिसेशन लाके ही छोड़ेगा. रिसेशन आके भी चला गया, इन्फ्लेशन आके भी चला गया. लास्ट आप बोलोगे, अभी कल एक डेटा पॉइंट आया कोर पीसी, तो 2 डेटा पॉइंट आए, एक तो था जीडीपी और दूसरा था कोर पीसी. ये दोनों कल रात रिलीज हुए. जीडीपी इज डाउन टू 1%, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रियली स्लोड डाउन, इवन वाइल इन्फ्लेशन इन द लास्ट क्वार्टर वाज 6 to 7%. So I say that your nominal GDP is at 8%. Now, if your nominal GDP, which means growth in production plus inflation, is at 8%, the impact on the economy is very, very different. क्योंकि inflation का positive एक impact आता है उससे, क्योंकि prices are higher, at higher prices tax collections go up, and at higher prices your earnings, revenue numbers also move up. नाउ द क्वेश्चन इज, हायर रेवेन्यू पे आप हायर प्रॉफिटेबिलिटी कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि देयर इज अ कॉस्ट प्रेशर ऑल्सो, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग अप, इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस आर गोइंग अप, उसको आपने अगर मैनेज कर लिया तो योर अर्निंग्स विल शो अर्निंग्स ग्रोथ. पिछले एक हफ्ते में कई अर्निंग्स आए यूएस के, सब ने अर्निंग्स ग्रोथ दिखाया, सब ने एक्सपेक्टेशन बीट किया है. ओके, सो सॉर्ट ऑफ इट्स ओके, इट्स लाइक नॉट सो बैड. ऑफकोर्स द अर्निंग्स आर नॉट सुपर्ब, बट बेटर देन एक्सपेक्टेशन इज अ गेम. ऑफकोर्स कि आप जब समय खराब था अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दी और फिर आप उससे अच्छा नंबर दे रहे हो तो बाजार खुश हो रहा है. बट नंबर ऐसे भी नहीं है कि 20-30% प्रॉफिट गिर गया. दैट वुड हैव बीन अ सीरियस प्रॉब्लम. दे सॉर्ट ऑफ फ्लैटिश, सो इट्स नॉट बैड लाइक कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर. सो इन दैट लाइट द यूएस मार्केट्स आर सॉर्ट ऑफ फ्लैटिश. कुछ ज़्यादा किए नहीं, गिरे वापस ऊपर आ गए, वहीं है घूम फिर के एक महीने में अगर देखेंगे. सो नेट दे आर नॉट डूइंग मच, विच इज़ वाई आई सेड कंपेयर इट विद 2005. बट इट्स दी अदर मार्केट्स वेयर अगर कोई तकलीफ नहीं है, अगर यूएस अपने आप को संभाल लेता है, तो दूसरे जो बाजार हैं वो काम कर पाते हैं. ओके, और ये सब में चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि द चाइना रीओपनिंग ट्रेड इज बिग. अच्छा, बिफोर आई कम टू चाइना आई वाज टॉकिंग अबाउट द कोर पीसी. तो जीडीपी तो एक तरफ हो गया, कोर पीसी इज बीन द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ द फेड. तो इस पे भी विद इन कोर पीसी वन ऑफ द बिग आइटम्स जो नॉन सर्विसेज इन्फ्लेशन बात करते हैं वो, उसमें एक्चुअली रेंट्स हैं. रेंट्स आर रिलेटेड टू यूएस हाउसिंग रेंट. अब यूएस हाउसिंग रेंट का एक इंटरेस्टिंग चार्ट था, मैंने शायद ट्वीट भी किया या पोस्ट किया साइट पे, या लास्ट एक वीडियो में दिखाया था कि इसमें कॉन्ट्रा ट्रेंड है. कॉन्ट्रा ट्रेंड ये है कि अगर आप गवर्नमेंट डेटा देखोगे तो उसमें दिख रहा है कि कोर इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, बट अगर आप प्राइवेट डेटा देखोगे बेस्ड ऑन एक्चुअली इंटरनेट पे क्या रेट रेंट्स की चल रही है,
तो दैट ट्रेंड इज गोइंग डाउन। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि देयर इज अ लैग। एक तो है कि लैग है, और दूसरा है कि दोनों का डेटा कलेक्शन का तरीका अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सर्वे करके डेटा ले रही है, और प्राइवेट डेटा है वो हम इंटरनेट से ले रहे हैं, एक्चुअल जो जिस रेट पे रेंट्स हो रही हैं। तो both are showing opposite trends. So government is not getting the right input, and eventually, of course, people will come up with the right input. They will claim that yes, okay, our rents are flattened out. But right now they are not saying so because it's a survey, and because they are not saying so, the data is not showing so, and therefore the Fed is staying tight. But what the real data shows is that eventually even core PC is going to come down. So interest rates eventually are going to peak and turn down. अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, उसमें क्या वो इमीडिएटली ये चीज़ कर देगा? शायद नहीं, क्योंकि इट्स टू अर्ली, और अगर वो इसी डेटा से जा रहा है तो शायद ना कर पाए। एट द मोस्ट दे मे पॉज। सो द डिफरेंस इज सम पीपल आर सेइंग पॉज, सम पीपल आर सेइंग नहीं, वन हाइक एंड पॉज। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग हाइक एंड पॉज ही बोल रहे हैं, बट मैं तो सोच रहा हूँ पॉज ही क्यों ना कर दे, जैसे कि आरबीआई ने किया कि भाई बहुत हो गया, जो हमने अभी तक किया उसका असर पहले देख लें, क्योंकि सच उनको भी पता होगा कि डेटा क्या बता रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो आंख बंद करके चल रहा है। तो बट बातों में वो जो बोल रहा है उसको तो वो बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर वो महीनों से बोल रहा है कि नहीं हम कोर पीसी देख रहे, तो आज नहीं बोल सकता अच्छा कोर पीसी छोड़ो हम यहाँ। ऐसा रेयरली करता है पॉलिसी मेकर्स, ऐसे करते नहीं है। तो इसलिए वो उसी डेटा पे रहेंगे, बट शायद ऐसा बोल के रुक सकते हैं कि भाई देख लेते हैं असर पहले, फिर आगे बढ़ाते हैं, और ये भी बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ रिवर्सल इन इंटरेस्ट रेट ट्रेंड। और फिर इवेंचुअली अगर डेटा फिर कम आने लगेगा फिर वो रिवर्स भी कर देंगे। तो ऐसा भी एक्शन फेड ले सकता है अगले हफ्ते, बट देखना पड़ेगा। बट मेन पॉइंट इज कि डेटा इज गोइंग टू वीकन एंड इंटरेस्ट रेट्स विल इवेंचुअली वीकन, क्योंकि वही डायरेक्शन है, और इस चीज को मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि अगले साल इंटरेस्ट रेट कट्स आने वाले हैं, और इसलिए बाजार ऊपर जा रहा है। सो दिस इज द होल नटशेल ऑफ थिंग्स। मार्केट इज ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग दीज थिंग्स, क्योंकि डेटा में है। बाकी हम लोग डरा रहे हैं अपने आप को, हर दिन न्यूज़ और आइटम्स लिख के बाजार में जो हो रहा है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी कमिंग इन, नॉट जस्ट फ्रॉम द यूएस, एंड व्हेन द यूएस इज बैक्ड ऑफ, जापान एंड चाइना, जापान इज बाइंग इट्स बॉन्ड्स, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। China is the biggest one now, supporting to some extent the growth. You may say, okay, can it be the only one? But it is providing support specifically to places like Europe. Europe is perked up because of China, क्योंकि उनका काफ़ी ट्रेड उनके साथ होता है, काफ़ी उनके इनफैक्ट टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। मैं पिछले साल जब स्विट्जरलैंड में था सितंबर में, tourism was really down. We were like the few travelers going around, and we asked the guides over there, what's happening is like 50% of the people every year, more than 50% were Chinese. This year the Chinese have not come in, and therefore they are really missing over here. So one of the reasons for the slowdown in European tourism was Chinese holidayers not showing up. And now in the reopening that's going to happen. They're already traveling up to 60% in, I think, inside China 60-70% capacity. And as increasingly things open up, travel with China increases. Not only tourism, so everything, उनका जो कंजम्पशन है कई चीज़ों का, और कई यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स वहाँ चाइना में बेचते हैं माल, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होने वाले हैं, एंड ऑल दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स हिटिंग ऑल टाइम हाइज राइट नाउ। बाय द वे, अगर आप अवेयर नहीं हो, यूरोप नहीं देखते हो, फ्रांस ऑल टाइम हाई पे है, यूके ऑल टाइम हाई पे है, डैक्स थोड़ा सा पीछे है, बट दे आर ऑल गेटिंग देयर। तो चाइना इज प्लेइंग अ बिग रोल। उनका जो जिस तरह ग्रोथ पिकअप हो रहा है, इट इज इम्पैक्टिंग एवरीबडी हु इज डूइंग ट्रेड विद चाइना, एंड सो दैट इज अनदर रीबैलेंसिंग फोर्स जो पहले नहीं था। पूरा जो भार है वो यूएस के ऊपर था कि आपको संभालना है, और वो स्टिम्युलेट कर रहा था पूरी दुनिया को जब चाइना लॉकडाउन में चल रहा है। नाउ दे आर स्टॉप स्टिम्युलेटिंग बिकॉज टू मच ऑफ इन्फ्लेशन, और चाइना अब खुल रहा है, तो दे आर रीबैलेंसिंग, दे आर टाइटनिंग, दे आर रीबैलेंसिंग। तो ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, और उनको समझना पड़ेगा। बट इसमें सबसे समझदार कौन? बाजार खुद। तो अगर बाजार ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा कि मैं लुढ़कना चाहता हूँ, तो आप इस चीज़ पे ऑब्सेस ना हो। और स्पेसिफिकली मैक्सिमम इन्वेस्टर्स, मी माई सेल्फ, आर इन्वेस्टर्स इन इंडिया. आई डोंट बाई चाइनीज स्टॉक्स, आई डोंट बाई अमेरिकन स्टॉक्स. The only interest I have taken is in US gold miners at some point of time. But apart from that, I prefer कि हमारे मार्केट में ही जब इतना कुछ है, इतना कुछ हो रहा है, तो मुझे दूसरे बाजार में जाने की क्या ज़रूरत है? इधर दिन भर काम कर लो, दिन और रात काम करने की ज़रूरत नहीं कि यूएस का मार्केट भी रात को देखो, दिन में ये भी करो, मतलब पागल हो जाओ. अगर पागल होना ही है तो ज़रूर आप हो सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है.
there are 3,000 stocks listed in India. There are hundreds of mid caps that became multi-baggers in the last few years. And multi-bagger can be in everything from 4 times to 100 times. You don't have to find the only 100 time stock. वो बहुत ही short period में बहुत ही कम होते हैं. But typically a few times, yes. And there have been a lot of opportunities and still happening in so many sectors, with the India opening up trade, investment happening in electronics, various make in India features. Electronics is one big one where a lot of investment has happened, and कई इसमें नई कंपनियां list हुई हैं that are doing really well. So do your research and figure it out. If so much is happening here, then you really don't have to look anywhere else. Now there are few people who will say, yeah, but what about you had this bearish view till December? Sure, because the setup was that the world was in trouble. Okay, there was a possibility of things getting bad, and their sentiment, which was excessively bullish, too many long positions, everything long, everything Nifty futures at a premium. So it was a very good setup in December to think that there was risk to the downside. But as things evolved from December to January to February, सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट संभल गए. वो इंडिया का ही बाजार था जो नहीं संभल पा रहा था, और वो अब संभल गया है. एंड द फॉल हैज नॉट बीन सिग्निफिकेंट. आई मीन इन 2 months यू फॉलन फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ Jan we had hit 17,800 at the low and we were bouncing back, and by end of March we have hit 16,800. That's 1,000 points. It's not even 5%, 6%. What is it? First, and within that you've bottomed out. So but that was the pressure point. Okay, so for India maybe, because our valuations were high, and that is sort of been set in course, and earnings here are growing better than the US. That also, you might still have valuation concerns some places, but we've seen it for so long in the US that valuation concerns have been there for a decade, but that doesn't help. So growth versus valuation has to be seen in the light of liquidity. कि liquidity का environment क्या है. अगर liquidity बहुत ज़्यादा है तो valuations elevated रहते हैं. आप बहुत ज़्यादा तो नहीं देना चाहते हो, बट एक बेस लेवल जो है बढ़ जाता है. जैसे कि पहले 2008 एंड बिफोर 10 टाइम्स पे बेयर मार्केट खत्म होता था, 10 टाइम्स पी. तो 2001 का भी बेयर मार्केट था, वो 8 टाइम्स तक तो देखा है मैंने, 8 या 9 टाइम्स तक आ गया था इंडेक्स. तो उतना कम आ गया था, बट वो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट भी ऐसा था जिसपे इंटरेस्ट रेट्स वर हायर एंड लिक्विडिटी वॉज टाइटर. अब ऐसा एनवायरमेंट है, लिक्विडिटी इज मच हायर, इंटरेस्ट रेट्स आर मच लोअर. So the valuation cannot go back to 10x. It sometimes may not go back below 15x. COVID low was 17x. Historical, I'm not even saying forward. So 17 times P पे COVID का low बना. इस बार low पे क्या reading थी? 18.5 if I'm not wrong. So it did reach 17, but it reached 18.5, which is comparable. Okay. Of course, there's a slight difference in comparable, which is that they changed the P methodology to consolidated earnings instead of standalone earnings. So that is one reason that the ratios came down. But even then, if we compare history, this is the range. So having put that in light, a lot of the negatives are discounted. Things are beginning to look up a bit. If there are risks, let us look at them once they start showing up. Let us not spend our entire time anticipating ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है. वॉर भी हो सकता था, ताइवान तक अभी तक नहीं हुआ. रशिया का भी चल रहा था, शुरुआत तो हुई थी. नाउ दे आर ट्राइंग टू टॉक देम आउट ऑफ इट. सो एक्चुअली रिवर्स टॉक्स आर हैपनिंग कि चाइना टॉक टू यूक्रेन, प्लीज गेट देम आउट, रिजॉल्व द सिचुएशन समहाउ. सो थिंग्स चेंज, they don't remain constant, and you have to pay attention to the changing environment. And so that's what I'm saying, that unless the environment gets significantly disturbed, don't let the news flow disturb you. यही मेरा आखिरी thought है. I'll not call it a recommendation, but I'll call it a thought, an idea to get you thinking and get you to the right side of markets. And the right side right now, not just for the last few weeks, and I think it will be probably for the rest of the year, is going to be to the upside. That is my thought. I will change it if only something significantly changes. But unless something changes, I think that is going to be the right approach, and that is what you need to think about. If you still are looking for a level, some kind of barometer of, see, that's going to happen every day. They're going to be level after level after level, and we're going to keep confirming. हाँ, ये निकल गया अच्छा, अभी अच्छा है, अभी ये निकल गया अच्छा है, ये निकल गया. तो 17,800 एक लेवल था, वो निकल गया, अभी हम लोग खुश हैं.
अब 18,100 की बातें होंगी, दैट इज 61% ऑफ द एंटायर फॉल। ओके, वहाँ पे भी 18,100 के आसपास भी 2-3 बार बाजार रुका है। तो लेवल टू लेवल तो हम लोग कंसिडर करते जाएंगे, बट एक ब्रॉड जो थॉट प्रोसेस है जिससे आपको आना है, क्योंकि उसके बिना फिर आप काम नहीं कर सकते। इफ यू स्टक विथ नैरेटिव्स यू कैन नॉट वर्क। सो हाउ टू चेंज योर नैरेटिव, मैंने कई आपको एंगल्स बताए चेंज करने के लिए। इनके बारे में आप सोचेंगे तो शायद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपने अपने खुद के डिसीजंस लेने में। थैंक यू।